अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में वेलकम किया जाता है। क्रैश सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 ग्रेड 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है मैटर, और इसका जो आज आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का, इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे डिफियन इन टर्म्स ऑफ KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसको हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी भी कहते हैं। और उसके साथ हमने कवर करना है फैक्टर अफेक्टिंग डिफियन, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिफियन को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लास्ट पे एक टॉपिक पढ़ेंगे सब्लिमेशन, और इसका जो SLO है वो हम कवर कर रहे हैं 06। आपके जो असेसमेंट फ्रेमवर्क का SLO है वो 06 नंबर पे है, वो इन टॉपिक्स को कवर करेगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे MCQ की तरफ। पहला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखना है, डिफियन इज़ फास्टेस्ट इन। सबसे पहले आप साथ साथ ऑप्शन को मार्क करते जाएं। अगर आपको ऑप्शन आता है, आपको एक्सेस है, अगर आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ऑप्शन मार्क करें। डिफियन इज़ फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा। कौन सी ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें डिफियन रेट सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, जिनको एक्सेस नहीं है बच्चों को, वो अपनी कॉपी के ऊपर इसको मार्क करें, ताकि जब मैं इसको पॉइंट आउट करूँगा तो आप ठीक मार्क कर रहे हैं या उसमें कोई गड़बड़ है तो उसको आप सेट करें। तो डिफियन इज़ फास्टेस्ट इन सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। कमेंट सेक्शन में आप इसका ऑप्शन पुट अप करें, ए है, बी है, सी है या डी है। डिफियन किन में सबसे ज़्यादा होता है? सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा। तो मैं मार्क कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो डिफियन रेट होता है वो गैसेस के केस में होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स, तो इनकी रैंडम मूवमेंट ज़्यादा होती है। उसमें क्या होगा? डिफियन रेट सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिफियन अकर्स ड्यू टू। डिफियन किस वजह से अक्कर होता है? बिकॉज ऑफ, अभी मैंने बताया है कि ऑप्शन इसमें है स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्सेस। क्वेश्चन ऑप्शन 2 है वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ओनली। ऑप्शन सी रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, फिक्स्ड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो इसमें मैंने अभी बताया कि जो गैसेस पार्टिकल्स हैं इसमें डिफियन रेट सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट में चले जाते हैं तो उस वजह से डिफियन रेट सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो डिफियन अक्कर किस वजह से करता है? रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो साथ साथ में आपके ऑप्शन भी देख रहा हूँ, एक अभी स्टूडेंट है जिन्होंने ए ऑप्शन मार्क किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी है। ठीक है, आपने बिल्कुल सी ऑप्शन पुट अप किया है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन के साथ साथ मेरे साथ साथ चलते जाएंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि आप जो है वो साथ साथ चल रहे हैं और आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि विच फैक्टर इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफियन। कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जो डिफियन रेट को इंक्रीज़ करता है? पहला जो है लार्ज पार्टिकल साइज़। लार्ज पार्टिकल साइज़ का मतलब है कि जो पार्टिकल है उसका साइज़ ग्रेटर होगा। आप एक लॉ पढ़ते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफियन, ये मैं आपको साथ साथ यहाँ पे बताऊंगा, जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। डिफियन, इसमें क्या होता है कि जो रेट है, रेट ऑफ डिफियन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, क्योंकि हम डिफियन लॉ ज़्यादातर जो ये गैस के लॉज हैं, तो हम गैस को यहाँ पे एड्रेस कर रहे होते हैं। जो रेट ऑफ डिफियन है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। उसके बाद इसके साथ एक दूसरी एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन भी है कि वो डेंसिटी के अंडर रूट के इन्वर्स होता है। मतलब क्या है कि जितना मास ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं एक बात लिख देता हूँ, मोलर मास जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ डिफियन उतना ही कम होगा। इसी तरह से जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी डिफियन रेट उतना ही कम होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है लार्ज पार्टिकल साइज, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करने से क्या डिफियन रेट इंक्रीज़ करता है? तो डिफियन
डिक्रीज़ करता है विद डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। उसके बाद हाई टेम्परेचर से डिफ्यूजन रेट इंक्रीज़ करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, हाई टेम्परेचर से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है क्लियर? यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जी हमें आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ तो बाकी लोगों को आ रही है। आप लोग अपना माइक या जो आपका डिवाइसेस हैं उनको चेक करें। बाकी लोगों को क्लियर है आवाज़, साउंड को कोई इशू तो नहीं है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। द स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम स्मेल इन अ रूम इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन इन। जब हम कमरे के अंदर कमरे के अंदर हम परफ्यूम को इस्तेमाल करते हैं, आप खुशबू इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है, डिफ्यूजन किस वजह से होगा? ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ फ्यूज, ये क्या होगा? ड्यू टू डिफ्यूजन इन। नंबर 4 पे आएगा गैसेस की डिफ्यूजन की वजह से परफ्यूम स्प्रेड करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाएं। इसको अगर आपने नोट करना है तो मैं स्विच करूंगा नेक्स्ट पे, तो ये रिमूव हो जाएगा। इसको आप जल्दी से नोट कर लें। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि उसके बाद हमने MCQ 5 की तरफ मूव करना है। तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपकी हेल्प करेगा क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो डिफ्यूजन पे बेस कर रहा है। तो डिफ्यूजन में हम ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस करते हैं। तो मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके सामने लिख दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम। अब सब्लिमेट क्या होता है? जब हम किसी सॉलिड को, यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देता हूँ। सब्लिमेशन क्या होता है? जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं, नॉर्मल वे के अंदर क्या होना चाहिए? नॉर्मली सॉलिड को जब हीट दी जाती है, नॉर्मली सॉलिड हीट करने से किस में जाता है? लिक्विड के अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको हम हीट दें तो वो लिक्विड को क्रॉस करके लिक्विड में नहीं जाते बल्कि डायरेक्ट किस में चले जाते हैं? गैस के अंदर। ऐसे सॉलिड्स को हम जो प्रोसेस कहते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू कौन सा इसमें फिनोमेना हो रहा है, दिस इज सब्लिमेशन। तो जब सॉलिड को हीट दी जाती है तो बजाय वो लिक्विड में जाने के डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेचर। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा सॉलिड टू गैस, यहाँ पे कोई ऑप्शन है आपका? सॉलिड टू लिक्विड नहीं होगा, लिक्विड टू गैस नहीं होगा, सॉलिड टू गैस हो जाएगा। सब्लिमेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ये 5 MCQ मैंने आपके लिए ऐड किए थे फ्रॉम दीज टॉपिक्स। तो आप नेक्स्ट मूव करते हैं MCQs की शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आपका इन 5 MCQs में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। मैं 1 मिनट आपको देता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप ग्राहम रूल्स को दोबारा एक्सप्लेन करें। तो ग्राहम रूल मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले MCQ के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि ग्राहम रूल हमें क्या कहता है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या है कि ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे मैं डेफिनेशन इसके साथ ही एक्सप्लेन करूँगा। इसकी डेफिनेशन 2 तरीक़ों से एक्सप्लेन हम करते हैं, एक मोलर मैस से, एक डेंसिटी ऑफ गैस के साथ। पहले तो हम ये कहें भाई डेंसिटी और मोलर मैस या मालिक्यूलर मैस का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो डेंसिटी इज़ इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या है कि डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मैस आपस में डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, ग्राहम लॉ में क्या कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ गैसेस, कि डिफ्यूजन का डिफ्यूजन रेट का क्या मतलब होगा कि किस स्पीड के साथ डिफ्यूजन अकर कर रहा है। तो वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द
स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास ऑफ द गैस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हैवियर गैस होगी, हैवियर गैसेस हैव लो रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब जो भारी गैस होगी उसके लिए मूवमेंट करना इतना आसान नहीं है। इसी तरह से जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उनके लिए भी मूवमेंट करना इतना आसान काम नहीं है। एक और जो इक्वेशन डिफाइन होती है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के साथ, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। तो दो इक्वेशंस हैं, दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। ठीक है, आपको जिसका क्वेश्चन था उसको क्लियर हो गया है। आप क्वेश्चन पुट करें कमेंट सेक्शन में, यस और नो, अंडरस्टैंड हो चुका है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इसको हम कैसे लेके चलते हैं, और कुछ चीज़ें आगे आएंगी भी जो बेस करेंगी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर, जैसे फैक्टर्स हैं तो इसमें भी आएगा। नेक्स्ट हम जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन में आपके सामने हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, और 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके एनुअल एग्ज़ाम में जो एक क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर का आता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हैं, तो 5 × 3 = 15। तो ये पोर्शन जो है आपका जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है वो 11 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में। तो यहाँ पे हम हर चैप्टर से एक जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऐड करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या आपने लिखना है, उसके बाद हम इसको देखेंगे भी कि इसका आंसर कैसे आप लोगों ने लिखना है। डिफाइन डिफ्यूजन, सबसे पहले आपने डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, इसको आपने किसी एक आध एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। 2 चीज़ें यहाँ पे डिमांड की गई हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ इस ऑनलाइन लेक्चर का मतलब है कि हम लोग आपको अटेम्प्ट करना सिखाएं कि आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है और उसमें लिखना कितना है। बाज़ बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन हालांकि उनको आता होता है, याद किया होता है, छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। लेट्स से कि हम कहते हैं अगर डेफिनेशन की हम क्या कर देते हैं 2 मार्क्स ऐड कर देते हैं और 1 नंबर किस चीज़ का हो जाएगा, एग्जाम्पल का। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें आप एक पार्ट भी छोड़ेंगे तो अपने मार्क्स आप ज़ाया कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी विद 1 एग्जांपल। इसमें हमने पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करना है कि पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं इन केस ऑफ डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ KMT, या जिसको आपकी बुक में काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे सिर्फ आपने नेम लिखना है, कोई से 2 आपने लिखने हैं। मैंने यहाँ आंसर में 4 लिखे हैं। जैसे भी अगर बोर्ड में क्वेश्चन 3 का आ जाता है, बेसिकली 3 नंबर हैं तो यहाँ पे 3 पूछते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 फैक्टर्स लिखा है, लेकिन आंसर में मैंने 4 फैक्टर ऐड किए हैं। वो चारों के चारों आपने याद करने हैं ताकि अगर 3 आपसे पूछा जाए पेपर में तो वो 3 आप लिख सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, इसको हमने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज सब्लिमेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जाम्पल। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, इसका जो आपने एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। MCQ में भी इसको देख चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें 2 फैक्टर को आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, मॉलिक्यूलर वेट और टेम्परेचर का रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट इन मेडिसन, के जो डिफ्यूजन रेट है मेडिसन का उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, डिफ्यूजन का मेडिसन के केस में क्या लिंक है, इसको हम क्यों स्टडी करते हैं इन केस ऑफ मेडिसन। तो आइए चलते हैं ज़रा इन क्वेश्चन को देखते हैं कि इनके आंसर क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अच्छा,
जो इसकी की है वो आपके साथ शेयर भी की जाएगी। एमसीक्यू की है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5। सबसे पहला जो शार्ट क्वेश्चन है उसमें आपके सामने मौजूद है, डिफाइन डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। द डिफ्यूजन इज़ द ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू सब्सटेंसेस ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंसेस ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, दूसरा जो डेफिनेशन लिखी गई है दूसरे केसेस में, ये गैसेस का है, द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अंटिल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अचीव्ड। ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि जब पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और इसकी एग्जांपल में हमने लिखा है, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट ऑफ अ रूम व्हेन इट इज़ स्प्रेड। जब आप स्मेल करते हैं, स्प्रे करते हैं परफ्यूम का, तो सबसे पहले जहाँ पे बंदा खड़ा होकर स्प्रे कर रहा होता है वहाँ उस परफ्यूम की खुशबू ज़्यादा आती है, फिर करीबी लोग भी उस खुशबू को फील करते हैं। अब वो स्मेल एक पॉइंट से दूसरी जगह कैसे गई, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सबसे पहले एक जगह पे ज़्यादा थी, उसके बाद वो पार्टिकल ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे कंसंट्रेशन लो होगी। पार्टिकल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। अब दूसरा जो है, डिफ्यूजन इज़ द ग्रेजुअल मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू सब्सटेंसेस ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। अगर हम एक बीकर के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिक्विड ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें जो है आपके सामने लिक्विड मौजूद है। आप घर में भी ये कर सकते हैं, लैब में भी ये करते हैं। इसके अंदर हम एक जो इंक है वो ऐड करते हैं, इंक ड्रॉप। यहाँ से आप एक ड्रॉप इंक यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये एक कतरा जो है ड्रॉप एक जगह पे रुक जाएगा, फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी मूवमेंट होगी थ्रू ऑल साइड्स, हर तरफ ये मूव करना शुरू कर देगा, मिक्सिंग होना शुरू हो जाएगी। एक टाइम आएगा कि ये सारे का सारा आपको जो है वो ब्लू नज़र आ जाएगा, मतलब ये सारा इस इंक इसमें फिल हो जाएगी। एक ड्रॉप आप ऐड करेंगे, जैसे हम कलर को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, डिफ्यूज़ कर जाता है थ्रू द लिक्विड पार्टिकल्स। तो ये दो डेफिनेशंस हैं जो ज़्यादातर हम बच्चों को बताते हैं। वो कौन सी है, मूवमेंट ऑफ फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। होप्स हो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक्सप्लेन डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी विद एग्जांपल। नेक्स्ट है, आपने अब इस डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ KMT। KMT काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, जिसमें हम पार्टिकल्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। डिफ्यूजन है तो गैस पार्टिकल कैसे बिहेव करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पार्टिकल और ऑफ मैटर आर इन रैंडम मोशन। यहाँ पे जो मैटर से मुराद होगा, मैटर से मुराद आपकी गैस पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे गैसेस को डिस्कस कर रहे हैं। मैटर के अंदर हम यहाँ पे गैस को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि गैस लास होते हैं, ये जो अभी मैंने एक डिस्कस किया था। बाकी मैटर के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर गैस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। जो सबसे ज़्यादा रैंडमनेस आती है वो गैस पार्टिकल्स के अंदर आती है। डिफ्यूजन अकर्स बिकॉज दीज मूविंग पार्टिकल मिक्स स्पॉन्टेनियसली। सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो गैसेस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम या ना होने के बराबर डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड के केस में होता है। क्या आपने कभी देखा कि सॉलिड मीन के हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर होती हैं। किसी जगह पे जो बिल्डिंग्स का जो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा है। आप रात को सोए और सुबह देखा कि सारी बिल्डिंग्स जो है मूव करके ऐसे एरिया में चली जाएं जहाँ पे क्या हो, बिल्डिंग्स की तादाद कम हो, तो ऐसा केस नहीं होता। सॉलिड के केस में डिफ्यूजन कम होता है, बहुत ही जब बल्कि ना होने के बराबर होता है। पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 में चले जाएं तो ये कह रहा है कि द हायर द स्पीड ऑफ पार्टिकल मूवमेंट द फास्टर द डिफ्यूजन। मतलब क्या है
कि काइनेटिक एनर्जी जितनी पार्टिकल्स की ज़्यादा होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने वाली चीज़ कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने वाली जो चीज़ है वो है टेम्परेचर। मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर अगर आप राइज़ करते हैं तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये भी इंक्रीज़ कर जाती है। इसका मतलब क्या है कि गर्मियों में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंक्रीज़ कर जाता है। या फिर आप हायर द स्पीड, इसके लिए एक एग्जांपल लिखी गई है, अमोनिया गैस स्प्रेड रैपिडली इन क्लोज रूम ड्यू टू द रैंडम मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। रैंडम मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल के साथ मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी का हवाला दिया। अगर काइनेटिक एनर्जी से मज़ीद आगे जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी लिंक करती है टेम्परेचर के साथ। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिससे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पे इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने 2 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, नाम लिखने, राइट एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड एक्सप्लेन विद 1 एग्जांपल। तो यहाँ पे एक्सप्लेन 1 विद एग्जांपल, किसी एक को आपने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर वेट फैक्टर है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा, नंबर 3 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और नंबर 4 द मीडियम भी अफेक्ट करता है। जो 3 मेन हैं वो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, ये आपने लाजमी याद करने हैं और लिखने हैं। अब एक को हम इन 3 में से, मीडियम को हम छोड़ देते हैं, 3 में से एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। मैंने आपको एक शुरू में बताया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, उसके मुताबिक जो रेट है वो मोलर मास के स्क्वायर के इन्वर्स में जाता है। इसका क्या मतलब होगा, जिसका वेट ज़्यादा होता है जिस गैस का, उसके लिए रेट क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके लिए डिक्रीज़ कर जाएगा। अब यही बात यहाँ पे लिखी गई है। या फिर जिसका मोलर वेट कम होगा उसके लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। मोलर वेट कम होने का मतलब क्या है कि लाइटर मालिक्यूल डिफ्यूज़ फास्टर। लाइटर मालिक्यूल मीन का जिनका मोलर मास कम होता है वो गैसेस जल्दी डिफ्यूज़ करती हैं हैवियर वन एज़ कम्पेयर टू हैवियर वन। अगर MCQ आपका आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन गैस है या हीलियम गैस है, ये जल्दी से डिफ्यूज़ करती है, इसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो इसकी रीज़न क्या है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना होता है 17, और इसका जो होता है वो 2 ग्राम्स पर मोल। तो 2 ग्रेटर है या 17 ग्रेटर है, तो 2 जो है वो लेस होता है। तो लाइटर मालिक्यूल्स का डिफ्यूजन फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू। उसके बाद हायर टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल मोशन। अब टेम्परेचर को भी ये साथ एक्सप्लेन कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो डिफ्यूजन रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। अब टेम्परेचर को यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है कि परफ्यूम स्प्रेड फास्टर इन अ वार्म रूम देन इन अ कोल्ड रूम बिकॉज पार्टिकल मोशन इज़ फास्टर एट हायर टेम्परेचर, कि गर्मियों में जो डिफ्यूजन रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो यहाँ पे जो मेन इसका क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया है 1, 2 और 3 है। 3 इसके आपने फैक्टर्स लिखने हैं। क्वेश्चन में 2 है तो 3 आपने कम से कम याद रखने हैं, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन भी आप याद रखें, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इस काबिल हो जाएं कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर सकें। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्यूजन विद एग्जांपल। अब यहाँ पे हमने जो डिफ्यूजन के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है। टेम्परेचर अफेक्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अभी मैंने आपको ये बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस पार्टिकल मूव फास्टर, कि जब हम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से तो पार्टिकल की रैंडम मूवमेंट इंक्रीज़ कर जाती है लीडिंग टू इंक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसकी एग्जांपल क्या है कि कन्वर्सली लो टेम्परेचर स्लो पार्टिकल मूव एंड डिफ्यूजन। इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए वाइस वर्सा हो जाता है कि अगर आप रिवर्स स्टेटमेंट भी लिखेंगे तो इसके लिए ट्रू होगी। मतलब हाई टेम्परेचर पे जो रेट है वो इंक्रीज़ करता है, लो टेम्परेचर के ऊपर रेट स्लो हो जाता है। अगर आप शुगर को डिज़ोल्व करते हैं हॉट वाटर के अंदर तो वो जल्दी मिक्स हो जाती है, उसका जो डिफ्यूजन रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है, डिफ्यूज़ हो जाती है। उसके बाद हायर टेम्परेचर इंक्रीज द मूवमेंट फास्टर, शुगर मालिक्यूल के लोअर टेम्परेचर पे कम हो जाती है और हायर टेम्परेचर पे उसका डिफ्यूजन रेट इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है।
मैं आपको इस 5वें क्वेश्चन के बाद आपको टाइम दूंगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे लॉन्ग से पहले मैं आपके कोई 1-2 क्वेश्चन लूँगा। व्हाट इज़ सब्लिमेशन, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। सब्लिमेशन अभी हमने बताया था कि अगर हम सॉलिड को हीट अप करते हैं, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में जाना चाहिए, लेकिन वो किस में चला जाता है, गैस के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। Sublimation is a process which solid changes directly into gas without passing through the liquid state. This occurs when the vapor pressure of the solid is high enough to allow particles to escape directly into gas phase. ठीक है, ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी है आपके बुक के अंदर। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, आप इजीली वे में लिख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसमें है कि नेफ्थलीन और कैम्फर सब्लाइम्स एट रूम टेम्परेचर चेंजिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड्स टू गैस। इसमें जो ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें जो फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये जो ही इनकी फोर्सेस ब्रेक डाउन होती हैं, हालांकि इनको लिक्विड में जाना चाहिए, ये उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वेपर स्टेट्स के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चंस जिसमें हमने डिस्कस किया। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ऐड करें, नहीं तो फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं आपके लिए 1 सेकंड के लिए यहाँ पे रुक रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, नहीं तो फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करके इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला जो है, हमने फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो कि डिफ्यूजन रेट को अफेक्ट करते हैं। इसमें जो एक्सप्लेन करेंगे हम ब्रीफली, वो दो हैं। उसमें पहला जो है मॉलिक्यूलर वेट। अब देखें लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन को समराइज़ किया है। समराइज़ का मतलब है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उनको मिला के हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है। शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट हमने उनके नाम लिखे थे। अब हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट से डिफ्यूजन कैसे अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लाइटर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर देन हैवियर वंस। वही है कि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, के भारी गैसेस जो हैं उनका डिफ्यूजन रेट कम होता है। Therefore, substance with lower molecular weight diffuse more rapidly than those with higher molecular weight. एग्जाम्पल इसने दी है कि अमोनिया गैस जो है फास्टर देन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl। इसकी रीज़न क्या है कि अगर दोनों का हम मालिकुलर वेट कैलकुलेट करें तो अमोनिया जो है वो 17 ग्राम पर मोल है, इसका मोलर मास 17 आता है। इसी तरह से जो HCl है, ये 17 कैसे आया कि नाइट्रोजन का जो वेट है वो 14 है और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। इसी तरह से HCl जो है वो हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन 35, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो किसका वेट ज़्यादा आ रहा है, 36 ग्राम HCl का। तो HCl का जो डिफ्यूजन रेट है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू NH3 ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट फैक्टर नंबर 1। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जब आप ये एग्जाम्पल को आप अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन करना इजी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 2 में है टेम्परेचर। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज। इसके लिए मैं बार बार एक चीज़ लिखता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी अल्टीमेटली इंक्रीज़ करेगी। इंक्रीजेस फास्टर पार्टिकल मूव्स मोशन लीड्स टू अ हायर रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो पार्टिकल तेज़ी से मूव करते हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि परफ्यूम स्प्रेड फास्टर इन वार्म रूम।
जब आपका कमरा गर्म होता है तो वहाँ पे अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हैं तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड रूम, ठीक है। तो ये दो फैक्टर थे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि जो रेट ऑफ डिफियन इन मेडिसन, कि हम जो मेडिसन की फील्ड है ड्रग्स के अंदर, ड्रग्स को जब हम इनहेल्ड करते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्या वहाँ पे ये यूज़ होता है डिफ्यूजन। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसको हम एक और नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज़ डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि ड्रग्स के अंदर जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन। ड्रग एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि आप जब ड्रग को इस्तेमाल करेंगे तो आपके ब्लड के अंदर जो उस मेडिसिन के कंपोनेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कितनी जल्दी हो रहे हैं, जल्दी होने चाहिए या कम होने चाहिए, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेडिसिन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्ट्स हाउ क्विकली medicines are absorbed into the bloodstream. Faster diffusion ensures rapid effect. अगर आपको जल्दी से, अगर ऐसी कंडीशन है कि आपने जल्दी से रिकवर होना है तो आपको ऐसी मेडिसिन लेनी चाहिए जिसका डिफ्यूजन फास्टर होगा, ठीक है। तो फास्टर डिफ्यूजन इंश्योर्स रैपिड इफेक्ट, कि जिन जो आपकी बॉडी के अंदर जाके डिफ्यूज़ हो जाती हैं उनका इफेक्ट फ़ौरन आ जाता है। तो ये एक ड्रग एब्जॉर्प्शन में आ जाएगा। एग्जांपल, ग्लूकोज सॉल्यूशन इन ब्लड स्प्रेड क्विकली टू सप्लाई एनर्जी। जैसे ग्लूकोज हम खाना खाते हैं तो उसके बाद हमें एनर्जी फील होती है कि हमारी जो एनर्जी है वो बहाल हो रही है खाना खाने के साथ ही है, तो ग्लूकोज जो है वो फ़ौरन से डिफ्यूज़ करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और एनर्जी जो है वो बहाल हो जाती है। या फिर ये जो ड्रिप्स वगैरह लगाते हैं लिक्विड की या NaCl सोल्यूशन की, वट जो भी आप लगाते हैं, वो फ़ौरन से आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके आपकी एनर्जी को ठीक कर देते हैं। उसके बाद इनहेल्ड मेडिसिन, इनहेल्ड मेडिसिन जैसे आप टैबलेट्स को यूज़ करते हैं, गैसेस आर वेपर्स इन इनहेल्स। इसमें जो एग्जांपल बताई गई है गैसेस आर वेपर्स, गैसेस आर वेपर्स का क्या मतलब है कि जैसे हम इनहेलर यूज़ करते हैं, नेबुलाइज़र यूज़ करते हैं, उसमें वेपर्स होते हैं, वो आपकी नाक के ज़रिए आपके फेफड़ों लंग्स के साथ स्ट्राइक करते हैं। इन इनहेलर डिफ्यूज़ रैपिडली फ्रॉम द लंग्स टू ब्लड, जैसे ही वो लंग्स में जाएंगे तो लंग्स के अंदर ब्लड आ रहा होता है, सर्कुलेशन उसकी हो रही होती है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सकती है, प्रोवाइडिंग फास्ट रिलीफ। तो पॉइंट नंबर 2 में इनहेल्ड मेडिसिन जिसमें गैसेस और वेपर्स को इनहेल्ड किया जाता है, जैसे आस्थमा इनहेलर डिलीवर मेडिसिन क्विकली थ्रू डिफ्यूजन। जिन लोगों को आस्थमा होता है, सांस की तकलीफ़ होती है, तो एक पंप यूज़ करते हैं जिसको आस्थमा इनहेलर कहते हैं, जिससे मेडिसिन क्विकली डिफ्यूज़ कर सकती है। कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग, अगर आप ऐसा केस है कि जिसमें हम तेज़ी के साथ डिफ्यूजन नहीं चाहते हैं तो उसमें ऐसी मेडिसिन यूज़ करेंगे जिनका डिफ्यूजन रेट कंट्रोल हो। मतलब कि some medicine are designed to release slowly in the body using diffusion. Slowly diffusion prolongs the drug's effect. अब यहाँ पे है कि इंसुलिन पैचेस आर सर्टेन पेन किलर्स। अगर हमें किसी दवाई का ज़्यादा देर तक असर चाहिए तो उसके लिए हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी देर तक उसका असर है। जैसे पेन बॉडी में हो रहा है तो उसको हमने रिलीव करने के लिए ऐसी मेडिसिन दें ताकि वो 4-5 घंटे तक इंसान को रिलीफ मिल सके। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट कितना एफिशिएंट है वो भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन के ऊपर, मेडिसिन के। अंडरस्टैंडिंग डिफ्यूजन हेल्प्स डॉक्टर डिसाइड द बेस्ट फॉर्म एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि डॉक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है कि मेडिसिन हमने कौन सी यूज़ करनी है, किस पेशेंट के लिए, किस मेडिसिन का डिफ्यूजन रेट कितना है, कितनी जल्दी से वो असर कर सकती है। एग्जांपल, ऑक्सीजन थेरापी वर्क्स एफिशिएंटली बिकॉज ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज़ क्विकली फ्रॉम लंग्स टू ब्लड। जैसे हम ऑक्सीजन थेरापी करते हैं, ऑक्सीजन गैस दी जाती है, गैसेस डिफ्यूज़ क्विकली फ्रॉम लंग्स टू ब्लड, के ऑक्सीजन जल्दी से आपके ब्लड से लंग्स से ब्लड में जाती है और आपकी बॉडी नॉर्मलाइज हो सकती है। तो ये क्वेश्चन था आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन रेट इन मेडिसिन।
होप सो कि आप तमाम बच्चों को ये वर्कशीट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होगी। यहाँ पे हम क्लोजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप इस तरह करें कि अपनी जो प्रेजेंस है वो शो करें, अपना कमेंट ऐड करें, ताकि उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप ऐड करें, ताकि हम क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं। 1 मिनट के लिए मैं वेट करूँगा, नहीं तो फिर हम क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन कर दिया है कि कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि वर्कशीट को इतना इजी बनाया जा सके कि आप लोग आसानी के साथ उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अब तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट जो होगा चैप्टर नंबर 3, उसकी वर्कशीट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो होगा वो स्टोक्योमेट्री है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो फॉर्मेटिव हैं, कुछ समेटिव हैं। वही टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और वही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समेटिव हैं और इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी जो फॉर्मेटिव हैं वो हमने डिस्कस नहीं करने हैं। आपने वो ऑनलाइन क्लास छोड़नी नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फॉर्मेटिव हैं। ठीक है, आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।